हेलो एवरीवन, आप सबका वैभव 100 में स्वागत है। वैभव 100 बीएससी कोचिंग संस्थान और लेट्स इंस्पायर बिहार, जो विकास वैभव सर आईपीएस का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी पहल है वैभव 100, जिसमें हम लोग 100 छात्रों का, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि 100 छात्रों का निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी बैंक, एसएससी, रेलवे और किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी जो परीक्षा होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग रीजनिंग पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। जो आपने एग्जाम दिया होगा 1 मई को, जो आपने परीक्षा दिया होगा 1 मई 2022 का प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है वैभव 100 में सेलेक्ट होने के लिए 2 फेज में एग्जाम देना है। एक है प्री, एक है मेंस। और प्री में जितने लोग भी अपीयर हुए होंगे उन सब में जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया है उसका आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला सवाल देखिए क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, जो रीजनिंग में आपसे पूछा गया था 1 मई वाले एग्जामिनेशन में, वो ये प्रश्न है आपके सामने कि अगर किसी खास भाषा में, आप देख सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको कैसे दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। मतलब हम लोगों को क्या करना है ना कि ये दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये जो दिया गया है उसको यहाँ पे ये कैसे कोड कर रहा है, और फिर बताना है कि हेलीकॉप्टर का सेम रिलेशन इस दिए गए ऑप्शन में किसके साथ होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या किया गया है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। तो 9 लेटर्स में क्या किया गया, आप जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप पढ़ेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे कि 2 तरह का चीज होता है, एक ऑड नंबर ऑफ विषम संख्याओं वाला शब्द, एक सम संख्याओं वाला शब्द। तो यहाँ पे विषम संख्याओं वाला शब्द है आपका। तो इसमें क्या करना है कि ये बीच वाला जो अक्षर है, ये ई जो है, इसका रिलेशन डायरेक्ट देखो ई का ऑपोजिट अल्फाबेट में भी होता है। देखिए यहाँ पे तो ई का ऑपोजिट क्या कर दिया गया, भी कर दिया गया आपको। और क्या किया गया आपका कि एफ डी एम ओ, जस्ट देखो ऐसे ही लिख दिया गया एफ डी एम ओ। फिर देखो जे एन के एच, इसको भी यहाँ उल्टा करके जे एन के एच को लिख दिया गया। मतलब आपको भी क्या करना है, ये हेलीकॉप्टर जो दिया गया है आपका, इसके बीच वाले शब्द ओ का ऑपोजिट अल्फाबेट में आपको ऑपोजिट याद होना चाहिए। और अल्फाबेट में ऑपोजिट याद करने का हम आपको एक ट्रिक भी बताते हैं कि अल्फाबेट में ऑपोजिट कैसे याद किया जाता है, उसका हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। सो ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी अल्फा, जैसे ओ का ऑपोजिट एल कैसे हो गया ये आप सोच रहे होंगे। तो देखो अल्फाबेट एक चैप्टर होता है रीजनिंग में जिसमें ऑपोजिट निकालना होता है। जैसे आप देखिए जैसे ए का ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का ऑपोजिट क्या होता है, वाई होता है। ये देखो ये कैसे क्रिएट हो रहा है। तो सिंपली समझो आप कि जब ए बी सी डी को तुम सीधा लिखते हो तो ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई और क्या हो जाएगा, जेड। जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, जेड वाई एक्स डब्ल्यू डॉट 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 सी बी और क्या हो जाएगा, ए। देखो हुआ क्या चीज कि जब हम लोगों ने इस चीज को सीक्वेंस में लिखा, जब क्रमानुसार लिखा, जब क्रम में लिखते हैं हम लोग, और एक होता है विपरीत क्रम में, एक होता है विपरीत क्रम में। देखिए जब आप अल्फाबेट को क्रम में लिखते हैं तो यह ए टू जेड के फॉर्म में लिखा जाता है। जब आप इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं तो ये जेड टू ए हो जाता है। चूंकि डिस्कशन है फिर भी हम आपको थोड़ा एलाबोरेट करके बता रहे हैं चीजों को, आपको थोड़ा कुछ नया देने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए तो जैसा कि हर अक्षर का एक ऑपोजिट होता है, तो देखो जब सीधा लिखे ए टू जेड, जब उल्टा कर दिए इसको तो ए का उल्टा क्या हो गया, जेड। बी का देखो ए का ऑपोजिट क्या हो गया, जेड, और जेड का ऑपोजिट क्या हो गया, वाई। उसी प्रकार आप देखिए बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, वाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बी, सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सी। ऐसे करके
हर लेटर का ऑपोजिट होता है, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। जब कभी भी आप रीजनिंग में का पढ़ाई करेंगे, अगर आप बैबो 100 में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वहां तो आपको तैयारी करवाई ही जाएगी, या अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो कोई बात नहीं है, हमेशा हम लोग आपके लिए हैं। अब जब भी आप तैयारी करने आएंगे तो आपको ये चीज बताया जाएगा कि अल्फाबेट चैप्टर में जो ABCD 26 अक्षर होते हैं, उन 26 अक्षर का एक ऑपोजिट होता है। जैसे A का Z, B का Y, C का X या X का C। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ता है, और इसको याद रखने का दो तरीका आता है। एक तरीका तो क्या होता है, एक रूल होता है कि अल्फाबेट का दो लेटर तभी एक दूसरे का ऑपोजिट होगा जब उन दोनों के स्थान का योग 27 हो जाए। चलो चेक करो। जैसे आप अब ये भी चीज जान लो कि अल्फाबेट में हर लेटर का एक स्थान भी है। जैसे देखो क्या है स्थान, ABCD डॉट 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 Z तक। तो A का स्थान कितना है 1, B का स्थान कितना है 2, C का स्थान कितना है 3, D का स्थान कितना है 4, Z का स्थान कितना है 26। तो हर लेटर का एक अपना प्लेस होता है, और इसको भी याद करना है। ये तो पूरा क्लास जब चलेगा तब आपको हम बताएंगे कि कैसे पोजीशन याद करते हैं। बस अभी थोड़ा सा ऑपोजिट पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या है आपका कि A का ऑपोजिट Z, Z का ऑपोजिट A। तो चलो चेक कर लो, A का पोजीशन 1 है और Z का पोजीशन कितना होता है 26। तो 26 और 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 27। फिर से देख लो, B का पोजीशन 2 है, Y का पोजीशन 25, 25 और 2 को जोड़ो, कितना हो जाएगा 27। तो भाई अल्फाबेट के किसी भी दो लेटर का पोजीशन आपस में जोड़ने पर अगर वह 27 हो जाता है तो वह दोनों अक्षर एक दूसरे का क्या होता है, आपका ऑपोजिट होता है। वो दोनों अक्षर एक दूसरे का क्या होगा, आपका ऑपोजिट होगा। अब ये ऑपोजिट आपको याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो एक ट्रिक याद रखना होगा। इसको याद रखने के लिए अभी हम अभी सारे लोगों को अल्फाबेट के प्रत्येक लेटर का पोजीशन, माफ कीजिएगा ऑपोजिट, अभी का भी याद करवा देते हैं। देखो एक ट्रिक याद रखना, ऑपोजिट याद करने का ट्रिक हम लोग डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि जितना भी चीजों को हम सीख सकें। तो ऑपोजिट याद करने का ट्रिक जो है वो क्या है, सो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला ट्रिक है UF, और इसको हम लोग बोलेंगे उफ। दूसरा है बाई, BY। तीसरा है MN, इसको बोलेंगे मन। चौथा है PK मूवी आप लोगों ने देखा होगा। पांचवा ट्रिक है आपको लव, LOVE। छठा ट्रिक है आपका शर्ट, SHIRT, और लास्ट में G लिख दो, शर्ट G। जैसे PUBG गेम होता है ना, वैसे ही क्या होता है शर्ट G। तो आप क्या करोगे, यहां पे शर्ट G लिख दोगे। देखो उफ मतलब U और F एक दूसरे का ऑपोजिट। चेक करोगे जब आप, अगर आप पढ़े होगे पहले से, तो आपको पता होगा कि U का पोजीशन 21 होता है, F का 6 होता है, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 27। तो चलो सेटिस्फाई है ना आपका कि U का ऑपोजिट क्या होता है, आपका F होता है आपका। फिर एक चीज बाई, BY, मन, MN, PK, P और K। मतलब आपको बस ये वर्ड दिमाग में रखना है, आपको ऑपोजिट याद हो जाएगा। लव, अब देखो जब दो दो लेटर का वर्ड था तब तो ठीक है, तब तो आपने आसानी से इसको याद कर लिया। जब दो से ज्यादा लेटर का वर्ड है तो क्या करोगे ना तुम, कि कुछ नहीं करना है, इन सबको दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर दो। मीन्स कि L और O एक दूसरे का ऑपोजिट, V और E एक दूसरे का ऑपोजिट। फिर वही काम शॉर्ट में भी करना है आपको। SH एक ग्रुप बनाएगा, IR अगला ग्रुप बनाएगा, T और G अगला ग्रुप बनाएगा। अब इसमें भी देख लो तुमको क्या है, S और H एक दूसरे का ऑपोजिट, I और R एक दूसरे का ऑपोजिट, T और G एक दूसरे का ऑपोजिट। तो GT मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं ना, GT रोड, तो हम लोग इसको GT भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो टोटल 18 अक्षर हुए, 2 4 6 8 4 12 और 6 कितना हो गया 18।
ये टोटल कितने हुए आपको 18 अक्षर हुए, लेकिन अल्फाबेट में टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो अल्फाबेट में टोटल आपको 26 अक्षर होते हैं। तो भाई अभी तक तो हमको 18 का ही ना ऑपोजिट याद हुआ है, उफ बाई मन पी के लव सट जी। अगर आप इतना याद कर लिए, चूंकि रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई a+b का होल स्क्वायर नहीं होता है, रीजनिंग में ट्रिक्स को क्रिएट किया जाता है। तो जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनमें से दो का पोजीशन, दो का ऑपोजिट तो सबको याद होता है। जैसा अभी आप मन में बोल भी रहे होंगे कि सर वो दो लेटर है ए और जेड, ए और जेड एक दूसरे का ऑपोजिट, ये सबको पता होता है। बच क्या गया हमारे पास, तो 6 अक्षर और बच गए। कौन कौन सा बच गए, सो देखिए थोड़ा सा। 6 अक्षर जो हमारे पास बच गए, वो बच गया CX, DW और JQ। C और X एक दूसरे का ऑपोजिट, D और W एक दूसरे का ऑपोजिट, J और Q एक दूसरे का ऑपोजिट। CX को भी याद कर सकते हो आप, इसको बोल सकते हो तुम चेन्नई एक्सप्रेस। मूवी देखा होगा सलमान खान साहब की चेन्नई एक्सप्रेस। तो देखो C और X याद हो जाएगा चेन्नई एक्सप्रेस। DW इसको बोलो तुम दारू वाला, दारू वाला। D और W तुम इसको दारू वाला बोलो, तुम इसको दिल्ली वाला बोलो, इसको तुम दिल वाले बोलो, जो बोलना है इसको बोलो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यह याद होना चाहिए कि D का ऑपोजिट क्या होता है, W, और J और Q के लिए याद रखना है जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन, ये याद रखना है आपको। बेसिकली बस इतना चीज, अगर आप इतने वर्ड्स को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं अगर, तो आप आराम से ऑपोजिट याद कर सकते हैं। उफ बाई मन पी के लव सट जी, ए जेड, चेन्नई एक्सप्रेस, दारू वाला, जैक एंड क्वीन। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, हम लोग आ जाते हैं। आप लोग फिर से दोबारा, अगर दोबारा देखना होगा तो बैक करके आप देख लेना। अब हम लोग को डिस्कशन भी तो करना है, कुछ कुछ चीजों को हम लोग सीखते चलेंगे, कुछ कुछ चीजों को हम लोग क्या करते रहेंगे, सीख के चलेंगे कुछ कुछ चीजों को हम लोग। अब यहाँ पे आइए प्रश्न पे, अब हम लोग वापस आते हैं। अब इसी प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो वही थोड़ा अपोजिट में हम लोग चले गए थे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पे वही चीज किया गया है। यहाँ पे क्या किया गया, ई का ऑपोजिट ले लिया गया, दैट इज भी, और बाकी जो बचे हुए 4 अक्षर इधर हैं, 4 अक्षर इधर हैं, इनको जस्ट उल्टा करके, जैसे OMDF को उल्टा कर देंगे, इसको ऐसे उल्टा कर देंगे तो FDMO हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है FDMO। फिर देखो इधर जो 4 अक्षर थे HKNJ, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, JNKH। देखो लिखा हुआ है JNKH। उसी प्रकार हेलीकॉप्टर को भी कर देना है, बीच वाले का ऑपोजिट लेना है हम लोगों को, तो बीच वाले का ऑपोजिट O का ऑपोजिट L हो जाएगा। अभी बताया है लव LOV, तो O का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। फिर ये 4 को उल्टा करेंगे तो HELI क्या बन जाएगा, ILEH, ILEH। अब क्या होगा, जो बचा हुआ 4 लेटर इसको भी उल्टा कर देंगे तो RETP, यहां हो जाएगा RETP। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। ये सवाल आपको एसएससी की परीक्षा में आपको ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को, लगभग हर साल के एग्जामिनेशन में एक प्रश्न आपको ऐसा देखने को मिल ही जाता होगा आपका। यहां पे बोलता है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संख्याओं के दिए गए समूह, मतलब इस समूह का बात कर रहा है, उनके बीच में है। तो वहां यहां पर देखो क्या रिलेशन है, तुम ध्यान से देखो। 73 + 5 78 और 73 यहीं से तुम देख सकते हो +20 93, ये सेम रिलेशन किसमें है, तो 29 + 34 तो +5 है, चलो सही है। तो 29 + 20 यहां पे होना चाहिए था, तो ये तो 49 होना चाहिए था, लेकिन 39 ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ये 23 + 5 यहाँ पे 28 होना चाहिए था, यहाँ 33 है, ये भी कट गया। 67 + 5 तो 67 + 5 आपका 72 हो जाएगा, चलो ये तो सही है।
+15 होना चाहिए था आपका, +20 होना चाहिए था ना, +20 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 87 होना चाहिए था, 82 दिया हुआ, ये भी कट गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखो 45 और 5 50 और 45 और 20 कितना होता है? 65। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका? सी हो गया। ये अगले सवाल की ओर देखिए बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 53 देखिए क्या है, ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। जब आप बनाएंगे, जब आप पढ़ेंगे रीजनिंग, तो वहां पे एक चैप्टर पढ़ना है आपको, एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, मतलब वहां पे समान अर्थ वाले चीजों को हम लोग ढूंढते हैं। यहां पर भी हम लोग को देखना है कि क्या किया गया है। देखिए क्या किया गया है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा चीज है। हाँ, ये रिलेशन देखो 902 11 146, तो 13 का क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए आप ऐसे देख सकते हो, अगर इसके लिए देखना चाहो तो एक बात याद रख लो, यहां पे क्या किया गया है, तो n+1 का स्क्वायर और +2 किया गया है। जैसे देखो n का मतलब 9, ये n है आपका। अब देखो n+1 का स्क्वायर, तो 9+1 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा आपका। और प्लस कितना कर देना है? 2, तो 100 एंड कितना हो जाएगा? 2। सेम चीज यहां पर भी देखो, 11+1 मतलब 12 का स्क्वायर +1 +2, तो 146। फिर उसी प्रकार यहां पे करोगे 13+1 तो कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196, और फिर प्लस कितना कर देना है? 2, तो 198 इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए। तो 53 का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। जो सवाल आपको एक बार में समझ में नहीं आए, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप इसको 2 बार 3 बार करके देख सकते हैं। कहीं भी अगर दिक्कत आए आपको, तो बाकी तो आप ऐसे हमारे ब्रांच में आप विजिट कर ही पाएंगे, अदरवाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बाकी हमारे फोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, वहां से भी आप डाउट पूछ सकते हैं। और जो लोग अभी सेलेक्ट हो गए होंगे मेंस के लिए, उन सबको तो पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, आगरी बधाई आपके लिए, और शुभकामनाएं भी है कि आप मेंस की परीक्षा को पास करें और फिर साक्षात्कार में जाएं, फिर आप इंटरव्यू में जाएं और बैवो 100 में 100 विद्यार्थियों में अपना जगह बनाएं। और ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जो सुनहरा अवसर दिया गया है आपको बीएससी कोचिंग संस्थान और विकास बैवो सर के द्वारा, उस अवसर का लाभ उठाएं और उन 100 विद्यार्थियों में चयन हो करके, और 100% सफलता की गारंटी के लिए आप हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी आप चयन हो जाए और आए। जो बच्चे चयन नहीं हो पा रहे हैं, या प्रीलिम्स में चयन नहीं हुए हैं, या मेंस में छट गए, या इंटरव्यू में छट गए हैं, घबराना नहीं है, आप लोग भी आइए, विजिट कीजिए ब्रांच को, और जो भी नॉमिनल चार्जेस हैं उसको आपके नंबर के अनुसार जो भी हम लोग कर पाएंगे आपके लिए, वो बेस्ट करके आप भी तैयारी करें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए उसमें हम लोग का भी योगदान देने का एक मौका दीजिए। चलिए फिर से आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कौन सा है? अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? तो एक चैप्टर आपको पढ़ना है रीजनिंग में, ऑड मैन आउट। एक चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ऑड मैन आउट, तो ये बेसिकली उसी का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या किया गया है, बोला है कि 8 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 7 शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि कोई एक अलग है, अलग शब्द का चयन कीजिए। मतलब ऑड मैन आउट में यही होता ही है, विषम पदों का, विषम चीज, विषम शब्दों का, विषम अक्षरों का, ऐसा करके आपको दे दिया जाएगा चयन करने के लिए। तो अब इसके लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आपको उसी वक्त आपको निर्णय लेना होगा कि जो शब्द दिया गया है, इन 8 शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जो बाकी सब से अलग है। तो चलो देखते हैं हम लोग। मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, अब इन सब में कौन सा अलग है? तो देखो मॉनिटर हार्डवेयर होता है, हेडफोन भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर, कीबोर्ड हार्डवेयर, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर,
एक्सेप्ट विंडोज, विंडोज को छोड़ करके बाकी जितने भी दिए गए हैं वो सब के सब हार्डवेयर है। विंडोज हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है आपका। दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा विंडोज, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा और सारे लोग इसको बनाए भी होंगे, ये आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल देखिए कौन सा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखिए थोड़ा सा। हाँ, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का, जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक चैप्टर पढ़ना है आप लोग, एक टॉपिक पढ़ना है आपको, फिक्सस लैंग्वेज। उसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा में कूट लेखन। मतलब यहां पे क्या किया जाता है ना, यहाँ पे तो भाषा कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर्स और आपको ये वर्ड्स में दिया गया है। तो हो सकता है कि आपको ये चीज आपको अभी लग रहा हो क्या चीज की भाषा तो जेन्युइन भाषा दिया गया, बट कभी कभी यहाँ पे ची टी पी कुछ ऐसा करके कुछ भी दे देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या चीज कि फिक्सस लैंग्वेज इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोई भी चीज जो होता है आपका वो 100% ट्रू नहीं होता, काल्पनिक भाषा में वो दिया जाता है आपका। जैसे यहां पर भी देखो क्या दिया गया है आपको, यहां दिया गया है आपका कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 137 मींस हु आर यू। अब देखिए, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा चलते हैं हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड की ओर मूव करते हैं, यहां पे आते हैं हम लोग। अब थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से इस प्रश्न को। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या चीज लिखा हुआ है आपको कि 137 का अर्थ है हु आर यू, हु आर यू। फिर दिया गया है 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स, वी आर गर्ल्स। थर्ड है आपका 893 का क्या दिया गया है अर्थ आपको, यू हैव ट्वाइस, यू हैव ट्वाइस, TOYS, ट्वाइस। अब आपसे पूछा है तो गर्ल्स के लिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है, सो बताना है। हम लोग से यह पूछा गया है कि गर्ल्स का कोड क्या होगा, गर्ल्स का कोड क्या होगा, ये गर्ल्स के लिए कौन सा यहाँ पे नंबर लिया जाएगा, यही बताना है। देखो पहले हमने बताया फिक्सस लैंग्वेज है, ये अब धीरे धीरे कोडिंग डिकोडिंग में बदलाव किया जा रहा है, बट आज तक के इतिहास में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 3 या 5 नंबर का सबसे ज्यादा कोई सवाल पूछा गया है तो यही है आपका काल्पनिक भाषा में कूट लेखन या सांकेतिक भाषा में कूट लेखन जो बोलते हैं, ये यही वो टाइप है आपका। यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर्स दिए गए हैं, तो इन तीनों नंबर्स के लिए 3 कोड भी दिया गया है। आपको बताना है, जैसे लिखा हुआ 137 का अर्थ है हु आर यू, मतलब 1 के लिए कोई एक कोड होगा, 3 के लिए कोई एक कोड होगा, 7 के लिए कोई एक कोड होगा, 9 के लिए कोई एक कोड होगा। आपको यही बताना है कि कौन किसका कोड है, और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो भाई कॉमन निकाल करके सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली कॉमन निकाल देना है आपका। जैसे देखो कैसे कॉमन, 1 लेफ्ट साइड में 1 दिया गया है, 1 लेफ्ट साइड में कहीं पे है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए। अगले नंबर पर 3, देखो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है आपका, ये 3 देखो 2 जगह तुमको दिख रहा होगा 3। अब 3 के अलावा 1 ऑप्शन नंबर लेफ्ट साइड में देखिए कि 3 के अलावा कोई भी चीज यहां पे कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है, ओनली 3 कॉमन है आपका। तो अगर केवल एक ही अंक ऑप्शन नंबर 1 और ये इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में दोनों में कोई एक ही अंक अगर कॉमन है, तो राइट साइड में भी कोई एक ही कॉमन होगा, दैट इज यू। देखो 3 पहले में और तीसरे में है, तो यू भी देखो पहले और तीसरे में है, तो 3 का कोड क्या हो जाएगा, यू। फिर देखो 7 पहले में है और दूसरे में है,
तो यहां पहला और दूसरा में क्या है देखो तो आर, यहां पे आर को देखो तो 7 का कोड क्या हो गया आर। अब एक चीज बताओ, इधर 1 था और इधर 3 शब्द 3 नंबर थे, इधर 3 शब्द दिए गए थे, 2 नंबर का कोड पता चल गया, तो जो तीसरा बचा हुआ है वही ना तीसरे का कोड होगा। तो 1 का कोड क्या हो जाएगा, इस 1 का कोड क्या हो जाएगा तो हु हो जाएगा, 1 का कोड क्या हो जाएगा हु हो जाएगा। फिर देखिए नीचे में आ जाते थोड़ा सा, अब यहां पर देखो, अब 2 और 4 है यहां पे, और यहां पे 8 और 9 है, तो कोई भी कॉमन तो यहां पे नहीं निकल पा रहा है। अब हमसे पूछा गया है गर्ल्स का कोड बताइए, हमसे ये पूछा गया है कि गर्ल्स का कोड क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि गर्ल्स का कोड जो होगा या तो 4 होगा या तो 2 होगा, ये डेफिनेटली हमको पता नहीं है, तो आंसर होगा इधर 2 और क्या होगा 4। चलिए हम अपने प्रश्न पे वापस आते हैं। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एक तो चुनना ही चुनना है। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं है, आपको एक ऑप्शन तो आपको चुनना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो यहां पे आप कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे, तो अभी आप मन में बोल भी रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर 4 को चुनेंगे सर, चूंकि 2 या 4 कोई अगर ये दोनों दे देता तब तो भाई इधर आपको आंसर गलत हो जाता, कांट बी डिटरमाइंड हो जाता, लेकिन जब एक चुनना ही है तो 2 या 4 में से 2 यहां पे है नहीं, एक ऑप्शन चुनना ही है, तो किसको चुनोगे 4 वाले को चुनोगे जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, ये देखिए क्या दिया गया है। यदि मार्केट को 15 के रूप में कोड किया जाता है, सबमेरिन को 21 के रूप में कोड किया जाता है, तो कॉन्वेंशनल को कैसे कोड किया जाएगा, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे। तो ये सवाल के लिए क्या है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्केट को 15 कहा जाता है ना भाई, तो क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स, क्या है इसका तरीका ये है कि नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स इनटू में 2, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इनटू में 2 प्लस 3, इसमें यही किया गया है। अक्षरों की संख्या जो शब्द में मौजूद है उसमें 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया गया है, तो 15 आ गया। अब ये चीज यहां पर भी चेक कर लेते हैं कि यहां पर भी ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो सबमेरिन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू में 2 प्लस 3, तो ये 18 और 3 21 हो गया कि नहीं हो गया। हमसे पूछा क्या गया, कॉन्वेंशनल का कोड पूछा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो भैया 12 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 24 प्लस 3 बराबर 27, 27 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैसे सोच रहे हैं, ये कैसे सोच रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा क्लास करना पड़ेगा आपको, तब धीरे धीरे आप सीखेंगे। ग्रेजुअली इस सोचने का तरीका डेवलप करवाना होगा, सोचने का। और कर लेते हैं, सारे बच्चे कर लेते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको बनाया भी होगा। आप में से जिन लोगों से नहीं बना है उनके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, सर ये हम कैसे सोचेंगे। भाई एकदम सोच लोगे, जब आप एक अच्छे से तैयारी करेंगे ना, जब आप क्लास करेंगे सिस्टमेटिक वे में, तो आपको अच्छे से ये चीज समझ में आपको आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी एसएससी की परीक्षा का में एक सवाल ऐसा भी देखने को हम लोग को मिलता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है जो एसएससी की परीक्षा में आपको ये देखने को आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ये सीरीज का क्वेश्चन होता है और लगभग एक सवाल फिक्स ही मान लो कि एसएससी का जब तुम परीक्षा देते हो तो एक क्वेश्चन तो सीजीएल में इससे देखने को रहता ही रहता है आपको। यहाँ पे क्या बोला जाता है कि इस रिक्त स्थान, जो यहाँ पे खाली स्थान तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो ये खाली स्थान देख रहे हो, ये सब जो खाली स्थान देख रहे हो, इन रिक्त स्थानों के जगह पे कौन सा विकल्प डाला जाए कि यह एक
अर्थपूर्ण सीरीज बना दे, ऐसे नीचे लिखा भी हुआ है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करे जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्रमिक रूप से कहने का मतलब उसी सीक्वेंस में, मतलब अगर हम ऑप्शन नंबर ए का चयन कर रहे हैं, मतलब पहला बॉक्स में सी आएगा, दूसरे बॉक्स में डी आएगा, तीसरे बॉक्स में ए आएगा, क्रमिक रूप कहने का यही मतलब होता है। अब ऐसे प्रश्न को अगर आप बनाना चाहते हैं ना, तो ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब पे जाओगे अगर, तो बहुत सारा ट्रिक लोग बता देता है कि नंबर ऑफ लेटर्स को जोड़ दीजिए, जितना खाली स्थान है उससे भाग दे दीजिए और उतना भाग में इसको विभाजित कर दीजिए। भाई वो सारे चीज सेट जो कहते हैं ना कि जहां पे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में लग सकता है, हर जगह वह नहीं लगेगा। बस वो हम लोगों को भ्रमित किया जाता है कि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, लेकिन वो भ्रमित में हम लोग को भ्रमित नहीं करना है। हमको आपको तैयार करना है कि नौकरी कैसे करना है। भाई नौकरी करवाना है आपका। हम लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि आपका अगर 100 विद्यार्थियों में चयन हो रहे हैं तो आपका नौकरी तो होगा ही होगा किसी भी कीमत पे। अब यहां पर आप देखिए क्या है आपका, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कौन सा ये सीरीज बन रहा है आपका। अब तुम देखो क्या है, यूए के बाद यहां क्या आएगा यही हम सोच रहे हैं। यूए के बाद कोई एक लेटर होगा, फिर बी होगा आपका। तो अब ये हम लोग को सोचना होगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन डाला जाए कि हमारा कुछ एक सही में एक संयोजन बन जाए आपका। तो देखते हैं थोड़ा सा। यूए के बाद अब एक चीज मुझे देखो, CBD यहां दिख रहा है मुझे, बी भी दिख रहा है, बी के बाद डी हो सकता है। एक काम करते हैं, यूए के बाद यहां पे सी है तो यहां पे सी डालते हैं। अभी ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन से एकदम सारे ऑप्शंस को जांचने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करो। देखो यहां यूए के बाद क्या दिया हुआ है, सी, यूए के बाद सी हो गया। यहां सी के बाद क्या दिया हुआ है, बी, यहां भी सी के बाद क्या दिया हुआ है, बी, तो यहां भी देखो सी के बाद क्या हो गया, बी, बी के बाद क्या है यहां पे डी, तो यहां पे डी डाल देते हैं। यहां पे क्या डाल देते हैं, डी डाल देते हैं। अब देखो क्या, UACBDTU, अब यहां पर देखो फिर से देखो UACBD फिर टी और फिर से यू आ गया, तो फिर से यहां पे ए आएगा, यू के बाद क्या आएगा ए, UACBD, डी के बाद क्या आएगा टी और टी के बाद क्या आएगा यू। फिर से देखो क्या हो जाएगा, UACB, बी के बाद क्या आएगा डी, डी हो जाएगा, डी के बाद क्या आएगा टी, यहां पे टी, UACB, सी के बाद बी आ रहा है और बी के बाद क्या आ रहा है डी। अब देखो यह एक सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो। UACBDT यह एक सीरीज हो गया, फिर देखो UACBDT यह एक सीरीज हो गया, फिर से देखो UACBDT यह एक सीरीज हो गया, UACBDT। अच्छा अब देखो यह एक अर्थपूर्ण बन गया कि नहीं बन गया। अब हम लोग अब ऑप्शन में से ढूंढ लो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारे अक्षर इसी क्रम में दिए गए हैं। कौन कौन सा अक्षर आपने पुट किया, तो सबसे पहले आपने पुट किया सी, फिर क्या पुट किया डी, फिर क्या पुट किया ए, फिर क्या पुट किया टी, फिर क्या है यू, फिर क्या डाला आपने डी, फिर क्या डाला बी और फिर क्या डाला डी। मतलब जिस ऑप्शन में भी CDAT UDBD दिया गया है वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। तो यह एक सही तरीका है, यह कुछ भी आपको भ्रमित नहीं किया जा रहा है। आप क्या करते हैं जनरली, आप यूट्यूब वाले लोग क्या बताते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स को हमने देखा है, वो लोग या बहुत सारे बच्चों को भी देखते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए। भाई ट्रिक्स वहीं पे होता है जहां पे पॉसिबिलिटीज है या रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, रीजन से बना है, यहाँ पे डिबेट करना होगा, यहाँ पे तर्क देना होगा, तभी जाकर के आप यहाँ पे एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं आप। चलिए उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आया होगा, नहीं तो एक दो बार आप बैक करके भी फिर से दोबारा देख सकते हैं आप। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, साइलॉक्स आ गया हम लोगों के सामने। देखिए सिलोलिज्म, न्याय वाक्य, यह नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, SI, ये सब का अगर आप तैयारी करते हैं तो आपने जरूर ये शब्द सुना होगा, साइलोलिज्म। ये साइलोलिज्म का क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए तो क्या है भाई प्रश्न,
प्रश्न जो हमारे सामने वो क्या है, तो अब ये साइलोलिज्म बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो वेन डायग्राम होता है। तो बेसिकली पूरा साइलोलिज्म तो अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो संभव नहीं है, वो 8 घंटे 10 घंटे की क्लासेस होती है साइलोलिज्म की। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको समझा पाए। देखो साइलोलिज्म में क्या है ना कि 4 डायग्राम आपको याद रखना है। पूरे साइलोलिज्म बनाने के लिए आपको मात्र 4 डायग्राम आपको याद रखना है। थोड़ा चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने बोर्ड पे आते हैं, ब्लैक बोर्ड पे हम लोग वापस आते हैं। हमें चलिए आ जाइए यहाँ। थोड़ा सा बस हम बताएंगे आपको, ज्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है हम लोगों को। साइलोलिज्म में बस 4 बात जानो। ऑल का डायग्राम हमेशा ये सर्कल ऐसे बनेगा। दूसरा बात जानो कि सम का डायग्राम हमेशा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। थर्ड जानिए कि नो का डायग्राम हमेशा अलग अलग बनता है, एकदम अलग अलग, इंडिपेंडेंट। और चौथा बात है कि सम नॉट। तो सम नॉट का डायग्राम हमेशा ऐसे बनेगा। ये हो गया सम नॉट का डायग्राम हो गया। थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूं, इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझिए। जैसे अगर आपको दिया हुआ एग्जांपल ले लीजिए, ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सभी ए क्या है? बी है। अगर दिया हुआ है आपको सम ए इज बी, कुछ ए बी है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कुछ ए बी है। अगर दिया हुआ है नो ए इज बी, अगर हमको दिया हुआ है नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया, जब कोई ए बी नहीं है, ए एकदम अलग बी एकदम अलग, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम नॉट, इसको ऐसे देगा कि सम ए इज नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो देखो ए का कुछ पोर्शन क्या नहीं है? तो बी नहीं है। तो यही 4 डायग्राम आपको याद रखना है। इसी 4 डायग्राम पे पूरा साइलोलिज्म खत्म हो जाएगा आपका। लेकिन ये तो एकदम छोटा सा चीज आपको बताया गया है। ये तो इसके बाद बहुत सारा चीज इसमें पढ़ना है, बहुत सारा रूल जानना है, बहुत सारा तरीका सीखना है। और एक बार आप क्लास जब कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो साइलोलिज्म आपका एकदम कहते हैं ना कि धुआं एकदम गर्दा उड़ा देते हैं आप। इसलिए क्या करना है कि साइलोलिज्म क्या, बस ये बेसिक हम बता रहे हैं कि इसी 4 डायग्राम पे, वेन डायग्राम इसी को बोलते हैं। वेन डायग्राम मतलब किसी भी संबंध को जब सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को वेन आरेख या वेन डायग्राम कहा जाता है आपको। अब इसी 4 डायग्राम के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तो अपना जो प्रश्न पूछा गया है उसको अभी हम लोग बनाएंगे। ये जो आपका प्रश्न जो आपके सामने है, इसको उसी 4 डायग्राम के मदद से हम लोग अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं अभी। चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट दिया हुआ, कथन कि ऑल बिल्डिंग्स आर शॉप। चलिए यहां पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। यहां पे देखो कि सभी बिल्डिंग, BUI पूरा नहीं लिखना है, सभी बिल्डिंग, ऑल का डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं ना, कि सभी बिल्डिंग क्या है आपका? शॉप है। शॉप का मतलब दुकान, सभी बिल्डिंग दुकान है। सम शॉप्स आर बुटीक्स, बोला कि कुछ शॉप, कुछ दुकान। देखो कुछ का डायग्राम हमेशा कुछ के जैसा बनाओ। कुछ दुकान क्या है? बुटीक है। कुछ दुकान क्या है आपका? BOUTI, बुटीक है आपका। कुछ दुकान क्या है आपका? बुटीक है आपका। फिर बोला कि नो रेस्टोरेंट इज अ बुटीक, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट, नो लगा हुआ है, नो का डायग्राम हमेशा अलग अलग बनता है, अभी आपको बताए हैं। तो नो बुटीक इज रेस्टोरेंट, या क्या लिखा हुआ है कि नो रेस्टोरेंट इज बुटीक, मतलब कोई भी रेस्टोरेंट क्या नहीं होगा? बुटीक नहीं होगा। चलिए ये तो डायग्राम, साइलोलिज्म में बस हमेशा आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, बाकी बात अब कंक्लूजन से फाइंड आउट करो। पहला बोला है कि कुछ बुटीक बिल्डिंग है, कुछ बुटीक। अब देखो
देखो क्या है, बोला कि कुछ बुटीक, ये जो बुटीक देख रहे हो बोलता है कि कुछ बुटीक जो है, ये वाला बुटीक का पोर्शन, ये बोला कुछ बुटीक बिल्डिंग है। भैया यहां देखो तो बुटीक और बिल्डिंग में कोई रिलेशन है क्या? और याद रख लो कि साइलोलिज्म में दूर का रिश्ता कभी भी 100% सही नहीं होगा, हमेशा याद रख लीजिएगा। बुटीक बिल्डिंग में और बुटीक में कोई भी रिलेशन नहीं है। और आपको ध्यान रखना है कि साइलोलिज्म में दूर का रिश्ता कभी भी 100% सही नहीं होता है। चूंकि हाँ, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा होता तब हो सकता है कि सही हो जाता, बट यहाँ पे 100% बोल रहा है कि कुछ बुटीक बिल्डिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, बुटीक अलग है, बिल्डिंग अलग है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा बोला कि सम रेस्टोरेंट बीइंग बिल्डिंग इज ए पॉसिबिलिटी, बोला कि ये कुछ रेस्टोरेंट जो है वह बिल्डिंग हो सकता है। भाई तुम देखो रेस्टोरेंट को कहां जाने के लिए मना किया गया है प्रश्न के अनुसार, तो रेस्टोरेंट को मना किया गया है आपको कि भाई रेस्टोरेंट जो है वह बुटीक में नहीं जाएगा, या रेस्टोरेंट जो है ये बुटीक में नहीं जाएगा, लेकिन यह रेस्टोरेंट बिल्डिंग में या शॉप में तो जा ही सकता है आपका। दैट्स वाई पॉसिबिलिटी में ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड है नो रेस्टोरेंट इज अ शॉप, बोला कि कोई भी रेस्टोरेंट दुकान नहीं है। ऐसा कुछ कथन में बोला है क्या? कथन में क्या बोला गया है कि कोई भी बुटीक रेस्टोरेंट नहीं है, तो कोई रेस्टोरेंट भी बुटीक नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन यह रेस्टोरेंट आराम से दुकान या बिल्डिंग में जा सकता है, और यह कह रहा है कि कभी नहीं जा सकता है, मतलब ये वाला गलत हो गया। आंसर हो गया ओनली टू फॉलोज, और ओनली टू फॉलोज हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब साइलोलिज्म जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, क्योंकि डिस्कशन का क्लास चल रहा है, ये साइलो का क्लास तो चल नहीं रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना आपको हो सके उतना समझा कर चले। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर आप हमारे क्लासरूम में आकर के हमसे मिले, हम आपको जरूर बताएंगे कैसे इसको डील किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी साइलोलिज्म का ही क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए तो क्या है, ऑल मदर्स आर वुमेन, बोला कि सभी मदर्स जो हैं, सभी माँ जो हैं वो महिलाएं हैं। चलो डायग्राम हम लोगों ने बना दिया कि सभी माँ महिलाएं हैं। फिर बोला कि सम मदर्स आर डॉक्टर, फिर क्या बोला गया कि कुछ माँ डॉक्टर हैं। कुछ माँ क्या है आपको? कुछ माँ क्या है? डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ बोला गया आपके स्टेटमेंट में। पहला कंक्लूजन, नो मदर इज अ डॉक्टर, भाई यहीं पे बोला है कि कुछ मदर डॉक्टर है, और ऐसे भी जान जाओ एक रूल होता है साइलोलिज्म में कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी भी 100% में सही नहीं होगा। यहां पे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, और इसका यहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन वो भी 100% में आ गया, तो ये ऐसे ही पहला वाला क्या हो गया आपका? गलत हो गया। एक नियम यहाँ जान जाइए, और ये बहुत ही फायदेमंद नियम है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं होगा। फिर देखिए क्या है, सम मदर्स आर डॉक्टर, क्या बोला गया कि कुछ माँ जो है वो क्या है आपको? डॉक्टर है। तो देखो सम मदर्स आर डॉक्टर ऊपर में भी दिया हुआ है, सम मदर्स आर डॉक्टर नीचे में भी दे दिया, तो जब स्टेटमेंट को हूबहू कंक्लूजन में लिख दिया जाता है तो इसको रीस्टेटमेंट कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? रीस्टेटमेंट। और आप याद कर लीजिए कि रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज रॉन्ग, रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। अगर स्टेटमेंट को हूबहू कंक्लूजन में दे दिया जाए तो वो ऐसे ही गलत हो जाता है। अब ये दोनों गलत हो गया, अब यहां पे फिर से एक चीज सीखना होगा आपको। अब दोनों गलत हो गया तो आंसर क्या होगा? आंसर होना चाहिए बोथ आर रॉन्ग, लेकिन इसका आंसर होगा ईदर वन और टू फॉलोज। क्यों होगा? तो अब इधर एंड और का कुछ नियम होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि साइलोलिज्म बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे नियम को जानना पड़ता है। जब भी कभी दो कंक्लूजन गलत हो जाता है ना, तो एक बार चेक करते हैं कि कहीं इधर एंड और तो नहीं है। तो देखो इधर एंड और का 4 नियम होता है। पहला नियम यह होता है कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो देखो यहां दोनों का दोनों गलत है, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए।
अगला नियम ये होता है कि दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे भी मदर है, यहाँ पे भी मदर है, ऊपर वाले में भी डॉक्टर है तो अगले में भी डॉक्टर है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का क्या है आपका सेम है। तो रूल क्या कहता है कि इधर एंड और के लिए 4 नियम याद रखना है। पहला, दोनों गलत होना चाहिए है, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। कंक्लूजन में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। तो देखो एक निगेटिव है और एक क्या है आपका पॉजिटिव है। और चौथा नियम ये कहता है कि ऑल प्लस सम नॉट को छोड़ करके हर जगह इधर एंड और लगेगा। जैसे जैसे नो प्लस सम, इसमें भी इधर एंड और लगेगा। जैसे सम प्लस सम नॉट, इसमें भी इधर एंड और लगेगा। और तीसरा ऑल प्लस सम नॉट, इसमें भी इधर एंड और लगेगा। नहीं किसमें लगता है तो नो प्लस ऑल में, इसमें कभी भी इधर एंड और नहीं लगता है। ये 3 जगह इधर एंड और लगता है। तो देखिए यहां सम है, यहां नो है, तो सम और नो में तो इधर एंड और लगेगा ही लगेगा आपका। तो आंसर हो जाएगा इधर 1 और 2 फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे भी कुछ नियम है कि ऑल और सम नॉट में ये सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए। तो ये सब नियम आप आराम से जब क्लास करेंगे तो वहां पढ़ाएंगे। अभी आपको अभी डिस्कशन है, बस इतना समझ जाइए कि इसका आंसर होगा इधर 1 और 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये ब्लड रिलेशन आ गया। देखिए हमारे कंप्यूटर महाशय ने जो आपको अगला सवाल दिया है वो दिया है रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, सो देखिए कि एक्स वाई की बहन है। तो आप जानते हैं एक्स वाई की बहन है, तो एक्स बहन हो गई किसकी तो वाई की। ऐसा आप डायग्राम बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिस्टर, क्योंकि बहन का रिश्ता तो सेम जनरेशन का है। फिर है वाई एम की बेटी है, तो वाई बेटी है मतलब वाई एक फीमेल है, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। वाई बेटी किसकी है एम की, एम की बेटी है, एम की क्या है डॉटर है आपको। एम पी की माँ है और एम माँ है किसकी तो पी की, पी यहां आ जाएगी और इसकी माँ कौन हो जाएगी एम हो जाएगी। एम माँ है किसकी पी की। और पी वाई का भाई है, अगर पी भाई है तो पी एक लड़का है और किसका भाई है तो वाई का भाई है। पी किसका भाई है तो वाई का भाई है आपका। अब हमसे सवाल, अच्छा एक चीज और दिया हुआ है कि टी एक्स की माँ की भाई, माँ का भाई है, मतलब एक्स की माँ कौन हो गई तो एम, एक्स की माँ कौन हो गई तो एम। देखो ना इसकी बहन की माँ इसकी भी तो माँ हो गई, तो एक्स की माँ एम हो गई और एम का भाई कौन है, एम का भाई टी है। एम का भाई कौन है आपका तो टी है। अब सवाल ये पूछा गया कि टी एम से कैसे संबंधित है, तो भैया टी एम का भाई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। ये भी ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। आपको इसको देखिए क्या है, इसको यहां पे क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ है आर एस का दादा है। अब देखिए यहाँ पे ये है आपको कोडेड ब्लड रिलेशन का ये सवाल है आपका। कोडेड ब्लड रिलेशन देखिए क्या होता है, तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की बीवी है, मतलब जहां पर यहां ए और बी से आपको कोई लेना देना नहीं है। नीचे क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए एक्स, दे दिया जाए P इंटू में Q, तो इसका क्या मतलब समझोगे कि P बीबी है किसकी Q की। तो अब समझो P अगर बीबी है Q की, P अगर वाइफ है Q की, तो Q उसका हस्बैंड होगा। ये बात तय है आपको, क्योंकि पत्नी जो होती है सामान्यतः पति की ही होती है आपको। यहाँ पे पत्नी जो है सामान्यतः आजकल बोलना जरूरी है। तो P इज द वाइफ ऑफ क्या हो गया आपको Q, और Q उसका क्या हो गया हस्बैंड हो गया आपका। ये बात फिक्स होता है। उसी प्रकार से दिया है, तो यहाँ पे आप क्या समझे कि A और B से कोई मतलब नहीं, मतलब ये बीच वाले कोड से, ये बीच वाले साइन से आपको मतलब है। फिर A डिवाइड B का मतलब है A B का पिता है,
चलो नीचे बोला है कि सारे ऑप्शन में चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यह पता चल जाए आपको कि क्या पता चल जाए कि आर एस के दादाजी हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आर एस के दादाजी है, बात पता चल जाए। सर ने क्या किया कि क्वेश्चन बनाने से पहले उन्होंने क्या कर दिया ना कि ऑप्शन नंबर ए को काट दिया और ऑप्शन नंबर बी को काट दिया। अब तो तुम सोचोगे क्या चीज कि मास्टर साहब तो आंसर याद करके आए हैं इसीलिए उन्होंने ए और बी को काट दिया। नहीं, क्यों काट दिया? तो इसको रूल्स ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन का एक रूल होता है, एलिमिनेट करना पड़ता है हम लोगों को। जब हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो अच्छे से बताएंगे, फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए कि भैया पहला चीज क्या है, तो आर को दादाजी होना है किसका, तो एस का। तो अगर आर को दादा होना है तो आर को दादा होने के लिए सर्वप्रथम क्या होना पड़ेगा? तो आप अपने मन में जवाब दे रहे होंगे कि दादा होने के लिए सबसे पहले पुरुष होना जरूरी है। इस ऑप्शन में देखो आर पुरुष है क्या, आर इंटू यू मतलब आर बीबी है किसकी, यू की। तो ये बीबी मतलब जो फीमेल मेंबर है वह कभी भी दादा हो सकता है क्या? मतलब ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर 2 में आर राइट एंड पे है। जो व्यक्ति राइट एंड पे होता है ना उसका जेंडर ही पता नहीं चलेगा कि लड़का है कि लड़की। देख लीजिए, चेक कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए डिवाइड का मतलब है पिता, मतलब जे फादर है, किसका फादर है, तो आर का फादर है। अब आर के फादर जे हैं, फिर इनकी पत्नी ये है, फिर इसके पिताजी ये हो गए। भैया किसी भी कीमत पे ये आर का जेंडर पता चला क्या? नहीं पता चला ना। और जब तक किसी का जेंडर पता नहीं चलेगा तब तक आप कोई संबंध नहीं बता सकते हैं। इसीलिए आपका ये ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया था, कट गया था, क्योंकि आर का जेंडर ही नहीं पता चलेगा। यही नहीं पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की, तो हम कैसे बताएंगे भैया कि दादा है कि दादी है? बता सकते हैं क्या? हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा भाई, एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये इसका कुछ एक्सेप्शन भी होता है, वो क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या है आपका, अब यहां पे आपको क्या है भाई, तब हमारे पास बी और सी बचा हुआ है। तो दादा का मतलब पिताजी के पिताजी। तो देखिए ना यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं ना हम लोग, एस इंटू यू, इंटू का मतलब क्या दिया हुआ है, पत्नी, मतलब एस जो है वह वाइफ है, किसकी वाइफ है, तो यू की वाइफ है। चलो डिवाइड का मतलब फादर, जे पिताजी हैं, किनके पिताजी हैं, तो एस के पिताजी हैं। और आर भी पिताजी हैं, किनके पिताजी हैं, तो जे के पिताजी हैं। अब चूंकि देखो एस के जगह आप अपने आप को रखो, सेल्फ को रखो एस के जगह। हम अपने आप को एस समझ रहे हैं। एस के पिताजी एस के दादाजी हो गए कि नहीं हो गए, तो एस के दादाजी आर हो गए। और यही तो चेक करना था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आर जो है वो एस के पिताजी हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब डी को भी आप काट दीजिए, कभी भी आपका आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ऐसे स्मार्ट वर्क के लिए आपको क्लास करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे इस सब स्मार्ट वर्क को आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए तो हमारा क्या है, क्या है अगला सवाल। ये आपका देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का ही है। आपको यहां पे कोडेड ब्लड रिलेशन ही है। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए हैच बी का अर्थ है, यहां पे देखिए क्या है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है कि ए बी की मां है आपको। $A बी का अर्थ है आपको ए बी का पिता है। ए हैच बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए एंड बी का अर्थ है ए बी की क्या है आपको, बहन है। चलो ठीक है, सबका आपको रिलेशन दिया गया है। कभी कभी एक चीज और बताते हैं, कभी कभी उल्टा रिलेशन भी दे देगा, तो ध्यान से देखना। ऐसे आज इस प्रश्न में तो नहीं दिया गया है, लेकिन हो सकता है आगे जब मेंस में बैठे तो आपको ऐसा सवाल दिख जाए। जैसे ए एंड बी का अर्थ है ए बी की बहन है, कभी कभी उल्टा लिख देगा कि ए एंड बी का अर्थ है बी ए की बहन है। ये चीज तो ध्यान देना होगा सवाल बनाने के समय हम लोगों को। अब देखिए क्या है, अब चलिए हम लोग इसका थोड़ा रिलेशन बनाते हैं।
हमसे बोला गया है कि यदि ये दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तब इसको बनाने के लिए ये जो अभिव्यक्ति दी गई है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, जिसको रिलेशन ग्राफ कहते हैं, जिसको हम लोग रिलेशन जनरेशन ट्री कहते हैं, वो हम लोग को ड्रॉ करना होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। $H, इसका मतलब क्या हो जाएगा? $B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो $H का अर्थ है जे पिता है H का। चलिए हम लोग यहां बनाते हैं कि जे जो है वह फादर है, मतलब लड़का है, और किसका पिता है? तो H का पिता है। H का क्या है? ये पिता है। चलिए फिर देखिए क्या दिया गया है आपका। फिर दिया गया है, एक मिनट, देखिए क्या है। फिर क्या दिया गया है आपका? HR, तो भैया AHB का अर्थ है ए बी का भाई है, तो HR का मतलब हो जाएगा H भाई है R का। अच्छा, H जो है वह भाई है, किसका भाई है? तो R का भाई है। H जो है वह R का क्या है? आपको भाई है। फिर क्या बोला गया? R%N, तो परसेंटेज का मतलब माँ था, मतलब R माँ है। R किसकी माँ है? तो N की माँ है। R जो है वह माँ है, किनकी माँ है? तो N की माँ है। R जो है आपको माँ है, किसकी माँ है आपको? तो N की माँ है। फिर क्या दिया? N and T। अच्छा, थोड़ा सा इसको ऊपर से हम लोग को बनाना चाहिए था। 1 मिनट, एक बार और इसको बना देता हूँ, तो जगह का यहाँ पे फिर से जल्दी जल्दी हम लोग बना लेते हैं। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से इसको लेना होगा, यहाँ से जल्दी 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 बना लेते हैं हम लोग। फिर से दोबारा हम लोग को बनाना है, तुरंत बना देते हैं। देखिए क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं? $H था, मतलब क्या था कि जे पिता है H का। देखो यहां से देखो, जे फादर है, जे फादर है, किसका फादर है आपको? तो H का फादर है, H का फादर है। फिर क्या दिया हुआ था? हैच का मतलब भाई था आपका, मतलब H भाई है R का। H भाई था किसका? R का। फिर R के बारे में दिया गया था परसेंटेज की मतलब क्या थी? माँ, मतलब R माँ है। R किसकी माँ है? तो N की माँ है। R किसकी माँ है? तो N की माँ है। माँ है आपको। फिर क्या दिया गया? N and T, एंड का मतलब ए बी की बहन है, मतलब N बहन है, किसकी बहन है आपको? तो N बहन है किसकी? तो N T की बहन है। N T की क्या है आपको? बहन है आपको। फिर देखिए क्या बोला गया? THU, हैच का मतलब अभी भाई देखे थे हम लोग, मतलब T भाई है किसका? U का। T जो है वह भाई है, किसका भाई है? तो U का भाई है। और बहन भाई सब सेम जनरेशन में होता है। फिर क्या बोला गया? U%P, परसेंटेज का मतलब ए बी की माँ है, मतलब U माँ हो जाएगी किसकी? तो P की, P की ये माँ हो जाएगी। चलो ये हो गया इस क्वेश्चन का, ये डायग्राम ड्रॉ होकर के क्रिएट हो गया आपका। अब आपका काम क्या है? तो अब आप इसको पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? तो भाई कौन सा गलत है सो बताना है। पहला बोला है जे एन का नाना है, तो देखो एन के माँ और उनके माँ के पिताजी एन के नाना हुए कि नहीं हुए? तो पहला वाला तो सही है। दूसरा बोला आर पी का नानी है, आर के बारे में बोला कि आर नानी है पी की। तो देखते हैं, पी की ये माँ हो गई और यू की बहन हो गई एन, और एन की माँ आर, मतलब यू की भी माँ है आर, मतलब पी की माँ, इसकी नानी हो गई कि नहीं हो गई? चलो ये भी सही है। आर इज द मदर, आर यू की माँ है। अच्छा, तो देखो यू की तो माँ है ही यार, ये भी सही हो गया। एन पी की बहन है, अच्छा पी का तो कोई भाई बहन है ही नहीं, एन तो पी की आंटी है ना भाई, इसकी माँ की बहन, इसकी माँ की बहन इसकी क्या हो जाएगी? तो इसकी आंट हो जाएगी ना आपको, इसकी आंट हो जाएगी। यहाँ दिया हुआ है कि बहन है, इसलिए यही ऑप्शन जो है आपका गलत है। और हमसे पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यही कथन जो है आपका गलत है। क्लियर है?
चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, 63 नंबर की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखते हैं 63 नंबर सवाल क्या है आपका। ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ गया हमारे सामने, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं भाई। क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि एक गुप्त कूटबद्ध में सूचना में होटल को 300 लिखा जाता है, तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, यही बताना है। देखो होटल HOTEL, होटल को 300 लिखा जाता है। अब हमको यही सोचना होगा कि होटल को जो 300 लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, सो देखिए। अब यहाँ पे होटल को 300 कैसे लिखा गया है, सो थोड़ा ध्यान दीजिए। होटल का H का पोजीशन 8 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है और L का कितना होता है आपका, L का 12 होता है आपका। तो अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, इन सबको जोड़ दीजिए। तो हम लोग जोड़ेंगे तो 12 और 5 17 और 20 कितना हो जाएगा 37 और 15 कितना हो जाएगा 52 और 8 कितना हो जाएगा 60। अगर होटल के प्रत्येक अक्षरों के स्थान का योग अगर निकाला जाए तो वह 60 होगा। अब 60 को 300 लिखा जाता है, तो क्या किया गया होगा, तो 60 को 5 से गुना किया गया होगा। अब आपके दिमाग में क्या लॉजिक आएगा कि बोर्ड के भी प्रत्येक लेटर के पोजीशन को लिख देते हैं और जोड़ के 5 से गुना करते। चलो चेक करते हैं कि क्या हमारा लॉजिक सही है क्या। तो बोर्ड में B का पोजीशन 2 होता है, O का 15, R का 18 और E का 5। भैया ये पोजीशन याद करना पड़ेगा, जब आप क्लास में आएंगे ना तो आपको बाई हुक और बाई क्रूक ये चीज याद करवाया जाएगा। अब इन सब को जोड़ो तो 2 और 15 17, 17 और 18 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। तो 40 में अगर 5 से गुना करेंगे तब तो 200 आएगा। अब 200 तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, मतलब अब लॉजिक में कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो क्या किया है इस क्वेश्चन में कि होटल में कितने अक्षर थे 5, इसलिए 5 से गुना किया। बोर्ड में कितने अक्षर है 4, तो यहाँ 5 से गुना नहीं करके यहाँ 4 से गुना करेंगे। आंसर कितना हो जाएगा 160। देखो ऑप्शन में 160 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना पड़ेगा, वो क्या सोच रहा है वो चीज हमको सोचना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, और ये सोचने का तरीका एकदम हम डेवलप करवाएंगे, सारे लोगों के अंदर ये आपको तरीका डेवलप करवाया जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, ये देखिए क्या है। ये आपका एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए और रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया। अच्छा, ये आपको पजल है, ये क्या है आपका पजल है, और इस पजल को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है हम लोगों को। क्या बोला गया है कि एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए रविवार को समाप्त करते हुए 6 व्याख्यानों का आयोजन किया गया है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 6 लेक्चर्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे। अब देखिए, चलिए कब से कब तक इसका आयोजन करना है, तो मंडे से चलिए आपके पास प्रश्न तो होगा ही, आप लोग जो ये क्लास देख रहे हैं उनके पास ये प्रश्न तो जरूर होगा, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज में आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला होगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा चलते हैं अपने टेस्ट पेपर, अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं या ब्लैक बोर्ड जो बोलिए आप उसको, और अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा, तभी जाकर के ये समझ में आपको आएगा। चलिए हम भी क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, क्वेश्चन पेपर हम भी ले लेते हैं, क्वेश्चन पेपर में हम भी देखते हैं। देखिए क्या किया गया, अब आराम से देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। क्या गया है कि 6 लेक्चर्स लिए गए हैं आपको। 6 लेक्चर्स जो है वो मंडे से कब तक चलते हैं आपको, और संडे तक चलते हैं। 6 लेक्चर्स का आयोजन करना है आपको, जो कब से कब तक है आपका, तो मंडे से लेकर संडे तक है आपका। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और ऐसे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं हम लोग, इसको बॉक्स बना देते हैं हम लोग। जब भी आप पजल पढ़ते हैं ना तो ऐसे आपको सिखाया जाएगा
कि मंडे ट्यूसडे ही यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं, ये सारे चीज इसको बेस लेना बोलते हैं। अब हमको बताना क्या है आपका कि कौन सा दिन कौन सा लेक्चर पढ़ाया गया, कौन से दिन को, किस दिन कंप्यूटर साइंस हुआ, किस दिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हुआ, किस दिन स्टैटिक्स हुआ, यही चीज बताना है। और इसके लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखिए। बोला क्या गया कि कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है। मंगलवार को कंप्यूटर विज्ञान मतलब सीएस नहीं होगा और शनिवार को भी कंप्यूटर साइंस नहीं होगा। फिर देखो क्या बोलता है कि मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद होता है। क्या बोलता है आपको कि साइकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के तुरंत बाद पढ़ाया जाएगा। समझो, जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होगा उसके जस्ट बाद क्या होगा आपका, साइकोलॉजी होगा। जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपका होगा उसके जस्ट बाद क्या पढ़ाया जाएगा आपको, साइकोलॉजी पढ़ाया जाएगा आपका। तो भाई इसके लिए तो बहुत सारा ऑप्शंस है ना आपको। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मंडे ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है ना। अभी छोड़ दीजिए, बस इतना जान जाओ कि अब इनके बीच में कोई दूसरा तो नहीं आ सकता है आपका। फिर देखिए क्या बोलता है आपका कि स्टैटिक्स इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन फ्राइडे एंड देयर इज अ लेक्चर बिटवीन स्टैटिक्स एंड रिसर्च एनालिसिस। बोला कि स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी, स्टैटिक्स के बारे में क्या बोला आपका कि स्टैटिक्स जो है वो फ्राइडे को नहीं पढ़ाया जाएगा। स्टैटिक्स जो है वो किस दिन नहीं पढ़ाया जाएगा, फ्राइडे को नहीं पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ क्या बोला है कि स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस के बीच में एक लेक्चर होगा। मतलब एक और, ये तो केस नंबर 1 दिया हुआ था, केस नंबर दूसरा ये दिया हुआ है कि स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस के बीच में एक लेक्चर होगा। स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस के बीच में एक लेक्चर होगा, कोई भी वो एक लेक्चर हो सकता है आपका। कॉमन सेंस यहां लगाइएगा। ये स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस हमने ऐसे ऑब्लिक देके इसलिए दिया है कि ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। तो अब ये तीनों भी कहीं जा सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे। छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। अभी कोई भी डेटा हमारे पास पॉजिटिव डेटा नहीं दिया, सब का सब निगेटिव डेटा दे रहा है, सब एजम्पशन दे रहा है। आगे फिर बढ़ जाते हैं। There is no lecture one day before the economics because there is a holiday that day and holiday is not on Monday। बोला क्या चीज आपको कि इकोनॉमिक्स के एक दिन पहले, अर्थशास्त्र के एक दिन पहले कोई भी लेक्चर नहीं होगा। बोला कि अर्थशास्त्र के एक दिन पहले कोई भी लेक्चर नहीं होगा आपका। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस दिन छुट्टी है। तो चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये दे दिया आपके क्वेश्चन में कि जो इकोनॉमिक्स जिस दिन भी होगा उसके एकदम पहले वाले दिन को हॉलीडे होगा। मतलब ये भी एक सेट बन गया, हॉलीडे इकोनॉमिक्स बैक टू बैक डेज में होगा। ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी भी एकदम तुरंत बाद वाले दिनों में होगा। स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस के बीच में एक लेक्चर होगा। अब इसके बीच में वह कौन सा लेक्चर होगा, इसके बीच में कौन सा लेक्चर होगा एक तो वो तो आपको देखना होगा। अब यहां पे तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी के ये दोनों तो इसके बीच में आ नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल कितने सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट है, दिन कितना है 7। अब इसके बीच वाला सब्जेक्ट कौन हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो नहीं सकता है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक्स कहीं भी जाएगा तो उसके एकदम पहले एक दिन खाली चाहिए, किसके लिए, हॉलीडे के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ इकोनॉमिक्स जाएगा इसके पहले तो स्टैट्स या रिसर्च एनालिसिस हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो इसके बीच में आएगा, दैट इज कंप्यूटर साइंस, दैट इज कंप्यूटर साइंस। कि भैया स्टैट्स और रिसर्च के बीच में कौन सा लेक्चर होगा, तो कंप्यूटर साइंस होगा। स्टैट्स और रिसर्च के बीच में कौन सा लेक्चर होगा, तो कंप्यूटर साइंस होगा आपका। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखो कितना जादू की तरह बनेगा ये डेटा। ये सब आपको समझाने में समय लग रहा है क्योंकि आपको अच्छे समझाया जा रहा है। जब आप समझ जाएंगे ना तो ये सब क्वेश्चन बनाने में 1-1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना है।
भाई अब देखो CS तुम्हारा यहां भी नहीं होगा, CS कभी भी मंडे को नहीं होगा, क्योंकि जहां भी CS होगा उसके एक दिन पहले का जगह खाली चाहिए और एक दिन बाद का जगह खाली चाहिए। तो भैया इसके एक दिन बाद का अगर हम CS को यहां ले लेंगे तो एक दिन बाद का जगह तो खाली मिल जाएगा, लेकिन पहले का खाली मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा आपका। तो CS यहां नहीं होगा, CS यहां नहीं होगा, यहां भी वही चीज है, आगे पीछे का जगह खाली नहीं है। अब CS के लिए तीन पॉसिबिलिटी। पहला कि CS को बुधवार को ले लिया जाए। अगर CS बुधवार को लोगे तो ट्यूसडे और थर्सडे स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस से भर जाएगा। कौन कहां होगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों जगह तो अपने आप फिल हो जाएगा। इसके बाद कौन कौन सा दिन बचेगा? फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। अब बताओ तुम, अब हमको अरेंज कौन कौन करना रहेगा? 1 नंबर और 3 नंबर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और साइकोलॉजी। चलो यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है आपका, लेकिन एक पेयर तो तुम यहां अरेंज कर दोगे और एक पेयर जो होगा हॉलीडे इकोनॉमिक्स वाला वो तो एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जबकि ये दोनों तो बैक टू बैक डेज में ही होना है, प्रतिभाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आप CS को यहां पे भी नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हम CS को यहां पे नहीं ले सकते हैं। अब CS के लिए अगला जगह कौन सा बचा? तो CS के लिए अगला जगह बचा हुआ है कौन सा हमारा? तो भैया अब CS को फ्राइडे को लेते हैं। अगर CS को फ्राइडे को लेंगे तो थर्सडे और सैटरडे फिर से वही बात है, स्टैटिक्स और रिसर्च एनालिसिस के द्वारा भर जाएगा। फिर भी एक पेयर को तो तुम यहां अरेंज कर दोगे, क्योंकि ये दोनों तो जहां भी जाएगा जोड़ा में ही जाएगा ना, बैक इमीडिएट वाला कंडीशन वहां लगा हुआ है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन या साइकोलॉजी कुछ भी यहां पे हम ले सकते हैं, बट फिर भी हमारा एक पेयर नीचे, एक आदमी को ऊपर नीचे अलग अलग होना पड़ेगा, इन दोनों में या इन दोनों में किसी को अलग अलग होना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो अलग हो नहीं सकते हैं। इट मीन्स व्हाट कि CS आपका फ्राइडे को भी नहीं होगा। अब तो हमारे पास एक ही विकल्प बचा हुआ है CS के लिए। अब देखिए जादू के तरह अगर आप इतना चीज सोच लेते, ये सोच डेवलप करवाए हैं आपके अंदर, अगर यह चीज आप सोच लेते तो यह प्रश्न बनाने में कितना समय लगता भाई? देखिए तो कितना समय लगेगा इसको बनाने में। मतलब फिक्स हो गया कि CS किस दिन होगा? थर्सडे को होगा। स्टैटिक्स आपको फ्राइडे को हो नहीं सकता है, तो एक पड़ोसी CS का रिसर्च एनालिसिस है और एक पड़ोसी कौन सा है आपका? सांख्यिकी है, स्टैटिक्स हो गया। अब बचा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और हॉलीडे। और साफ साफ आपको बोल दिया था कि आपके प्रश्न में देखिए कि हॉलीडे मंडे को नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब तय हो गया कि ये हॉलीडे वाला जो जोड़ा है वो सैटरडे संडे में आएगा। हॉलीडे और उसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। और ये मंडे ट्यूसडे में क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और क्या आ जाएगा आपको? साइकोलॉजी। देखिए कितना आराम से बन गया। हो सकता है समझने में हम लोग को 5 मिनट 7 मिनट टाइम लगा होगा, लेकिन अगर बनाना होता, अगर ये चीज हम अपने से सोच लेते, ये तरीका सोचने का सीख जाते, तो अभी तक ये सवाल हमको लगता है कि 2 मिनट से ज्यादा आपसे टाइम नहीं कंज्यूम करवाता। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार 3 बार देखिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये सब बहुत अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन वही है, रीजनिंग है भैया, लॉजिकल अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, तभी जाके प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे आप। चलिए अब हम लोग फिर से क्या करते हैं कि अब वापस फिर से हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहां पे थे हम लोग। चलिए तो अब हमसे पूछा गया कि विच लेक्चर वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लास्ट डे। अंतिम दिन कौन सा लेक्चर हुआ था? इकोनॉमिक्स हुआ था ना, सैटरडे को हॉलीडे था, और अंतिम दिन कौन सा लेक्चर हुआ था? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारे ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो आंसर लगाएंगे नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका ये है कि यदि बुधवार को अवकाश का दिन है तो कोड 2-4 होगा। अगर बुधवार को अवकाश का दिन है, अगर यहां पे इस क्वेश्चन को तो ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के पास भी क्वेश्चन पेपर होगा ही। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अगर बुधवार को अवकाश का दिन है
तो कोड 2 4 है। अच्छा हम लोग का क्या था, अवकाश कौन कौन से दिन का था, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यहाँ पे देखिए अवकाश किस दिन था, तो थर्सडे को था। अभी आपने सॉल्यूशन देखा है कि छुट्टी किस दिन था, हॉलीडे किस दिन था, तो आपको थर्सडे को था। तो बोला क्या चीज, अगर हॉलीडे बुधवार को है तो अवकाश आपका क्या है, आपका 2 और 4 है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न के अनुसार लेकर चलते हैं। अगर बुधवार को अवकाश होगा तो देखो बुधवार से पहले कौन कौन से दिन है, मंडे और ट्यूसडे, मतलब 2 दिन पहले है। और बुधवार के बाद कोई कितना दिन है, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे, तो 4 दिन इसके बाद में है। तो भैया अगर बुधवार को हॉलीडे है तो 2 दिन पहले तो 2 ले लिया, और बुधवार के बाद कितना दिन है, 4 दिन, तो कोड 4 ले लिया। अगर गुरुवार को अवकाश का दिन है तो कोड 3 होगा। बोला कि अगर अवकाश का दिन गुरुवार को हो जाए, थर्सडे को हो जाए, तो 3 दिन पहले हो गया और 3 दिन क्या हो गया, बाद में हो गया। तो देखो कोड क्या ले लिया, 3। अब कहता है कि अवकाश के दिन को ध्यान में लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही होगा। तो आपने अभी जो प्रश्न बनाया है उसमें अवकाश का दिन शनिवार था, अभी हम लोगों ने देखा था ना आपका, अभी हम लोगों ने जस्ट अभी देखा था अभी आपको यहाँ पे। सो देखिए कि अवकाश का दिन जो था, कौन सा दिन था आपका, अवकाश का दिन कौन सा था, शनिवार था। तो कोड क्या होगा, इसके पहले 5 दिन और बाद में कितना दिन, 1 दिन, तो कोड होगा 5:1, कोड होगा 5:1। और हमारे ऑप्शन में देखिए जहां पे भी 5:1 दिया हुआ है वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो किसी भी ऑप्शन में 5:1 नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी। चलिए यहाँ पे दोनों सवालों का उत्तर जो आपका है, इस पजल के दोनों सवालों का उत्तर क्या है आपका, नन ऑफ दीज है आपका। चलिए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल कौन सा है, विच नंबर विल अपीयर ऑन द बॉटम फेस इन द लास्ट क्यूब। बोलता है कि अंतिम वाले क्यूब में ये जो आपका बॉटम में, तो टॉप में 4 है तो बॉटम में कौन सा होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चूंकि यहाँ पे सिंगल आप क्यूब पढ़े होंगे आप लोग, तो डाइस एक चैप्टर पढ़े होंगे और उसमें आपको बताया गया होगा कि कैसे ऑपोजिट निकाला जाता है। आप नहीं पढ़े तो हल्का सा हम बता रहे, ध्यान दीजिएगा। ये अंतिम वाला डाइस में 2, 3 और 4 दिया हुआ है आपका। अब देखिए इसको क्या कीजिए ना कि 2 ऐसा डाइस चुनिए जिसमें कम से कम एक सरफेस कॉमन हो, कम से कम एक। तो यहां पर देखो ना 1, 5 और 4, 2, 3 और 4। अगर डायग्राम नंबर 1 और 3 को अगर हम पिक करें तो हम लोगों को इन दोनों में एक एक सरफेस कॉमन दिख रहा है, दैट इज 4। तो भैया 4 लिख दो, ऐसे 4 लिख दो तुम। अब इस 4 से क्लॉकवाइज तुम मूव करो तो 5 और क्या मिलेगा, 1। तो इस 4 के नीचे 5 और उसके नीचे 1 लिखो। फिर इस 4 से भी क्लॉकवाइज मूव करो तो क्या मिलेगा, 3 और 2। तो यहाँ 3 लिखो और यहाँ 2 लिखो। मतलब इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ रोटेशन। ये एक नियम होता है जो आपको डाइस चैप्टर में, पासा जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा वहां पे ये चीज बताया जाएगा तो कैसे रोटेट करते हैं। तो एक सरफेस कॉमन पकड़ के हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है। कैसे भी करो, हम लोग यहाँ पे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अगर दोनों ही डायग्राम में या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा। अब देखो 5 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 2 या 2 का अपोजिट 1, तो 4 का अपोजिट क्या होगा। तो टोटल 6 अंक होता है डाइस में, 1 2 3 4 5 6। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, नहीं कौन सा आया, तो 6। तो कॉमन सरफेस का अपोजिट वही अंक होगा जो नहीं दिखलाई दे रहा है। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 4 का अपोजिट 6, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कभी कभी कॉमन सेंस से भी सवाल देता है, थोड़ा सा एक चीज और देख लो। जैसे 2 और 4 ये दोनों डायग्राम को अगर हम पिक करते तो 2 4 कॉमन हो जाता। तो यहाँ 5 का ऑपोजिट क्या हो जाता, 3। पढ़ाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा कि जब एक सरफेस कॉमन रहेगा तो कैसे ऑपोजिट निकालेंगे, जब 2 सरफेस कॉमन रहेगा तो कैसे ऑपोजिट निकालेंगे, जब कोई सरफेस कॉमन नहीं रहेगा तो कैसे ऑपोजिट निकालेंगे। ये सारे चीज आपको बताए जाएंगे जब आप क्लास करेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों का।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, ये भी ओपन डाइस का सवाल है। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है आपका कि दी गई सीट को मोड़कर एक क्यूब बनाया जाता है तो प्लस के ऑपोजिट में कौन सा प्रतीक होगा। चलो इसको एकदम सिंपल से याद रखो, ऐसा जब भी क्वेश्चन दे तो आप अल्टरनेट वाला एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। मींस व्हाट, मींस ये कि भैया ये एंड और प्लस एक दूसरे का उल्टा होगा, डॉलर और स्टार एक दूसरे का उल्टा होगा, परसेंटेज और हैच एक दूसरे का उल्टा होगा। एक एक छोड़ करके अल्टरनेट मतलब एकांतर, एक के अंतर वाला एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसको याद रखिएगा। तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, एंड। एंड ऑप्शन नंबर कहां दिया गया है, 4 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कि ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला क्या गया है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, मतलब अरेंजमेंट दे दिया है। बेसिकली 8 लोग हैं, एक सर्कल पे बैठे हैं, सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं। 8 लोग जो है एक सर्कल पे बैठे हैं, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपका, वहाँ पे 8 लोग बैठे हैं और सबका फेस जो है वो केंद्र की तरफ है। ये हम लोग 8 लोगों को यहाँ पे ले लेते हैं और फेस देखिए, सबका फेस सेंटर की ओर। अगर आप पढ़े होंगे सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको वहाँ पे बताया गया होगा कि 2 तरह से फेस हो सकता है, एक सेंटर की तरफ फेस हो सकता है और सेंटर से बाहर की तरफ फेस हो सकता है। अब क्या बोला है आपका कि एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। एच जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो सर्कल में आप पहला लाइन कहीं से भी ले सकते हो। ए के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ ए है और सेंटर की ओर फेस है, तो लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, तो एच बैठा है। ए के लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, तो एच बैठा है। बट इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड ई। तो ये बट किसके लिए आया है, तो बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आया है। एंड और बट जो होता है वो हमेशा प्रथम व्यक्ति के लिए आता है और हु हमेशा से अपने से नजदीक वाले के लिए आता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो क्या बोला गया कि H के बारे में बोला गया कि H का इमीडिएट नेबर कौन नहीं है, तो D और E नहीं है। तो H का इमीडिएट नेबर, यहाँ H का इमीडिएट नेबर मतलब इस वाले जगह पे कौन कौन नहीं होगा, तो D और E यहाँ पे नहीं होगा। फिर क्या बोला है, सो देखिए कि F इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ B। अब हमसे ये बोला कि जहां भी B होगा, जहां भी B होगा उसके इमीडिएट राइट में, माफ कीजिएगा, उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एफ बैठा है। फिर क्या बोलता है कि सी ई और एफ का, सी ई और एफ के बीच में है। क्या बोला गया कि सी जो है ई और एफ के बीच में है। अब सी के बारे में बोला गया कि सी ई और एफ के बीच में होगा, तो अब सवाल है कि सी को हम कहां कहां ले सकते हैं। तभी देखो 1 2 3 4 5 6 जगह है सी के लिए। पर सोचो सी को तो तुम यहाँ पे तो कभी ले नहीं पाओगे, सी को इस जगह पे तो हम कभी नहीं ले सकते हैं ना, सी यहाँ पे तो कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम सी को यहाँ ले लोगे तो उसका एक पड़ोसी ई और एक पड़ोसी एफ होना चाहिए, क्योंकि सी ई और एफ के बीच में बैठा हुआ है। तो भाई सी यहाँ पे भी नहीं होगा। सी जो इस जगह पे तुम देख रहे हो, हाँ डिलीट हो गया है, अच्छा कोई नहीं, फिर से मैं बता देता हूँ। अब तुम यहाँ पर देखो, जैसा कि तुम देख रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर की ओर फेस था, ऐसे था आपका। अब देखिए क्या है आपका, तो आपसे क्या बोला गया था कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा है और एच का पड़ोसी कौन नहीं है, तो डी और ई जो है वो एच का पड़ोसी नहीं है। अब सी पे चर्चा हो रहा था, सी के बारे में बोला गया है कि सी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। तो एक बात तो क्लियर है आपका, एक बात तो क्लियर है आपका कि सी आपका यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसका फिर आपको सी, आपको यहाँ पे भी सी नहीं होगा, सी ये 2 जगह नहीं होगा। अब देखना है सी के लिए कितना जगह है, तो 1 2 3 4, सी के लिए कितना जगह है आपका, 4 जगह है आपका सी के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि सी को हम कहाँ ले सकते हैं। अब तुम सोचो सिंपल सा, अगर तुम सी को यहाँ लेते हो, अगर तुम सी को यहाँ लेते हो तो उसका एक पड़ोसी ई और एक पड़ोसी एफ होगा। इस जगह पे ई तो कभी आ ही नहीं सकता है, पहले ही प्रश्न में बोल चुका है कि एच का पड़ोसी ई नहीं होगा।
तो यहां पे तुम क्या करोगे, तो भाई सी को एफ और ई के बीच में लेना है, तो यहां पे तुम एफ को ले लोगे, यहां पे तुम किसको ले लोगे, एफ को ले लोगे। लेकिन एफ के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि एफ के बारे में इंफॉर्मेशन ये दिया गया है आपका कि एफ जो है बी के तुरंत राइट में है। तो अगर एफ को हम यहां लेंगे तो बी को यहां सी के जगह होना चाहिए था, तभी तो इसके राइट में ये होता। मतलब यहां पे एफ नहीं ले सकते हैं, न यहां एफ ले सकते हैं, न यहां ई ले सकते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया आपका कि यहां पे भी सी नहीं होगा, यहां पे भी सी नहीं होगा। अब सी के लिए जो जगह बचा हुआ है, अब सी के लिए टोटल 3 जगह अब सी के लिए बचा हुआ है। देखिए कौन कौन सा जगह है, 1, 2 और 3। अब सी को मान लेते हैं हम कि सी को हम यहां लेते हैं। तो भाई सी को अगर तुम यहां ले रहे हो, यहां से एफ को मिटा देते हैं हम लोग। अब देखो क्या है, ये थोड़ा जगह कम है इस कारण से थोड़ा सा, लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर सी को हम यहां लेते हैं तो उसका एक पड़ोसी ई और एफ होना चाहिए। तो एक चीज तुम ध्यान से देखो, और एक चीज और बोला है आपको साथ साथ कि जी जो है वो ई का पड़ोसी है। तो अब अगर तुम यहां पे देखो, अगर तुम यहां पे हम एफ को तो ले ही नहीं सकते, तो यहां जब भी लेंगे तो ई को ही लेंगे। यहां पे किसको लेंगे, एफ को। एफ किसके राइट में है, तो बी के राइट में है एफ। और ई का पड़ोसी कौन बैठा हुआ है, तो ई का पड़ोसी जी बैठा हुआ है। देखो टोटल बन गया, एक और क्या नाम बच गया, डी। देखिए सब अरेंज हो गया कि नहीं हो गया आपका, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं आपका। अब सवाल ये पूछा गया कि ए और बी के बीच में कौन है, तो ए और बी के बीच में कौन है, तो डी है। ए और बी के बीच में कौन है, डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, डी आपका आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है आपका कि द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 40। चलो थोड़ा सा आपको थोड़ा गणित पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स का क्लास तो आपने किया ही होगा, तो हम भी तो आपको पढ़ाते हैं। देखिए एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। औसत का मतलब एक अनुमान होता है आपका। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, हमने क्या बोला कि इस क्लास में टोटल 10 बच्चे बैठे हैं या 20 बच्चे बैठे हैं। हमने बोला कि इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं और ये औसतन 50 केजी मिठाई खा जाएंगे या औसतन 60 केजी मिठाई खा जाएंगे। हमने ये बोला कि इस एक कक्षा है उसमें 20 बच्चे बैठे हैं और एवरेज ऐसा, औसत ऐसा है कि 60 केजी मिठाई औसतन ये सारे बच्चे खा जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 बच्चों का एवरेज कितना है आपका, 50 केजी। मतलब एक बच्चा कितना खाएगा आपका, तो एवरेज निकला कि 20 बच्चे अगर 50 केजी औसतन मिठाई खा रहे हैं, इसका मतलब टोटल मिठाई कितना खाया जाएगा, तो 20 गुना 50 होता है। चलिए मतलब थोड़ा इन शॉर्ट समझिए, एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे कि सम ऑफ टर्म्स बटा में नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर हमको सम ऑफ टर्म्स निकालना हो कि कितना जोड़ है, तो ये कितना हो जाएगा, एवरेज इंटू में नंबर। एवरेज इंटू में क्या हो जाएगा, नंबर। अब यहीं पर यह पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी खेल पे है, तो समझिएगा। 9 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब 9 लोग औसतन 40 केजी मिठाई खाएंगे। तो टोटल मिठाई का खपत कितना होगा, तो 9 गुने 40, मतलब टोटल जो संख्याओं का योग है, ये 9 संख्याओं का टोटल सम कितना होगा, तो 9 इंटू में 40 इक्वल्स टू कितना होगा, 360। क्लियर हो गया आपका। फिर क्या बोला कि पहली 5 संख्याओं का औसत 38 है। मतलब पहला 5 लोग में समझा रहे, समझ में आएगा। पहला 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो पहले 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 गुना 38। मतलब फर्स्ट 5 का जो सम होगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटू 38 इक्वल्स टू 150, 8 पर 40, 190। अंतिम 5 संख्याओं का जो आपका औसत है वो 50 है। तो अगर सम निकालना होगा, जैसे अगर फॉर्मूला पे तुम बैठाओ, तो यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है कितना, तुमको नंबर दिया गया है कितना, 5 दिया गया है। एवरेज कितना दिया गया है आपका, 50 दिया गया है। तो सम कितना हो जाएगा, 50 गुने 5, मतलब कितना हो जाएगा,
सेकेंड जो अंतिम का 5 संख्या है उसका सम हो जाएगा 250। अब समझो टोटल नंबर कितना था 9, टोटल नंबर कितना था 9, लेकिन पहला 5 और अंतिम 5 तो बेसिकली जोड़ने पर तो 10 हो गया, मतलब एक संख्या ज्यादा आया कि नहीं आया। तो वह ज्यादा जो संख्या आया है उसी के बारे में पूछ रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा संख्या आया है वो कौन सा अंक आया है, कौन सा ऐसा संख्या आया है जो एक्स्ट्रा आया है आपको। सो थोड़ा सोचना है। तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि पहला 5 और अंतिम 5 में कौन सा चीज एक्स्ट्रा आया होगा। तो एक 5 को ही ना एक्स्ट्रा लिए होगे। तो हम तुम थोड़ा अच्छे से समझो यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं, ये तो डायरेक्ट आपका तरीका है, क्या करना है अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है तो क्या करना है आपका कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहला 5 और अंतिम 5 जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, ये जोड़ने पे कितना आ जाएगा 440, कितना आ जाएगा 440। लेकिन 9 संख्याओं का सम कितना था 360। तो भैया 10 संख्याओं के सम में से 9 संख्याओं का सम घटा देंगे, कितना आ गया 80। और यही जो 80 आया यही कौन सी संख्या होगी, तो पांचवी संख्या होगी। पांचवी संख्या कौन सी होगी, तो 80 होगी पांचवी संख्या। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। एक तो ये तरीका आपका हो गया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए प्रश्न आपके पास है, इसको हम लोग लेकर चलते हैं आपको, हम थोड़ा आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं। वहां पे थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अच्छे से हम समझाते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा इसको और हम बेसिक से एकदम समझा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए 9 संख्या n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 n7 n8 n9 और ये सम कितना दिया हुआ है तो 360। ये अभी हम लोग निकाले हैं। ये सम कितना दिया हुआ है आपका, तो 360 ये दिया हुआ है। ये सम कितना दिया हुआ है, तो 360 दिया हुआ है आपका। अब क्या बोला है, ये सम 360 दिया गया। अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई पहला 9 संख्याओं का औसत 40 है, तो उन संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, तो 9 संख्याओं का योग हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब क्या बोला कि पहला 5 संख्या, अब ऐसे समझिएगा, पहला 5 संख्या, पहला 5, तो चलो ये यहां से हम ऐसे लेते हैं। ये पहला 5 संख्याओं का जो सम है वो कितना दिया गया है आपका, तो एवरेज 38 दिया गया है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 38 गुना में 5 190। पहला 5 संख्याओं का फर्स्ट 5 तो यही है। अंतिम 5, तो अंतिम 5 में 1 2 3 4 5, तो भाई ये 5 को फिर से लेना पड़ेगा। पहला 5 और अंतिम 5 संख्याओं का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 गुने 50, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 5 संख्याओं, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है आपका, तो सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 250। ये कितना हो जाएगा 250। तुमने यहां पे क्या देखा कि यह जो 5 है, यह जो 5 है, यह जो 5 है, यह 2 बार काउंट हो रहा है, पहले 5 में भी और अंतिम 5 में भी। तो अतिरिक्त जो संख्या आ रहा है वह तो यही ना 5 आ रहा है, n5 आ रहा है आपको, n5 ही ना 2 बार लिया जा रहा है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। अगर आपको यहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक इक्वेशन इसके ऊपर में लिखिए। क्या लिखिए आप, अब 10 संख्या चाहिए, पहला 5 n1 n2 n3 n4 n5, ये 5 2 बार लेंगे क्योंकि अंतिम का 5 लेने के लिए n5 2 बार हो गया, n6 n7 n8 n9, और अब ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा है 250 और प्लस 190, ये कितना हो जाएगा 440। अब समझिए, ये बात तो क्लियर हो गया। थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपको समझा दिए कि पहला 5 में भी 5 आया, अंतिम 5 में भी 5 आया, मतलब 5 2 बार आया। 5 कितनी बार आया, 5 2 बार आया।
5 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो अब तुम अगर इसको एक इक्वेशन सॉल्व करोगे, अगर ये मान लो हम इसको एक इक्वेशन के जैसा सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हो तुम? तो सारा साइन चेंज हो जाएगा जी, यहाँ जितना भी प्लस वाला है सबका सब क्या बन जाएगा? सबका सब माइनस बन जाएगा। तो क्या होगा? सब कट जाएगा, n1 प्लस n1 माइनस n1 कट जाएगा, प्लस n2 माइनस n2, ये सब का सब कट जाएगा। एक n5 से एक n5 कट जाएगा, n6 n7 n8 n9 कट गया। तो बच क्या गया? n5 और इसी का वैल्यू जब यहां पे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा संख्या n5 था उस अतिरिक्त संख्या कौन सा आ गया? तो 80 आ गया कि नहीं आ गया आपको? इसी को आसान तरीका से हमने समझाया आपको यहाँ पे, अभी इसी को आसान तरीका से आपको यहाँ पे समझाए हैं आपको कि भैया कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है कि इन दोनों को, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे तक, इन दोनों को गुना करके सम निकाल दीजिए, फिर इसको गुना करके सम निकालिए, फिर इसको गुना करके सम निकालिए, और इन दोनों के योग से, प्रथम 5 और अंतिम 5 संख्याओं के योग से टोटल योग को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही एक्स्ट्रा संख्या होगा। क्लियर हो गया सब लोगों का? चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, ये किसका क्वेश्चन लग रहा है? ये भी मैथ्स का ही, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है कि A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days एंड 18 days रेस्पेक्टिवली। अच्छा, A किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करता है और B उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करता है। चलो ठीक है। A स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 6 days। अब चलो A और B जो है ये 30 और 18 दिनों में काम करता है, तो वो काम कितना काम करना है ये कैसे पता करते हैं? आपको पता है, इसको पता करने कितना यूनिट काम करना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 13 एंड 18 इक्वल्स टू हो जाएगा 90। मतलब टोटल काम जो करना है वो कितना यूनिट करना है? 90 यूनिट टोटल काम करना है आपको। चलिए, ए जो है आपका वह 30 दिन काम करता है और बी अकेले 18 दिन काम करता है उस कार्य को समाप्त करने के लिए। तो आप इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी कितना है। इफिशियंसी का मतलब कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, तो ये चीज पता चल जाएगा। मतलब 90 यूनिट काम ए 30 दिनों में समाप्त करता है, तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 90 यूनिट भागा 30। बी कितना एक दिन में पर डे बी कितना काम करता होगा? तो 90 यूनिट माइनस 18। मतलब बी की जो इफिशियंसी हो गई, मतलब बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितना हो गई? तो 3 यूनिट पर डे। बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? तो 18 5 90 होता है ना भाई, 5 यूनिट पर डे। ये हो गया ए का इफिशियंसी और ये हो गया बी का इफिशियंसी आपका। अब क्या बोला कि ए जो है 6 दिन तक अकेले काम करता है। ए किसी काम को शुरू करता है और 6 दिनों तक काम करता है, तो ये टोटल काम कितना कर लेगा? एक दिन में 3 यूनिट, तो 6 दिनों में कितना यूनिट? 18 यूनिट काम कर लेगा। तो भैया 90 यूनिट में से 18 यूनिट ए 6 दिनों में पूरा कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है आपका? 72 यूनिट और काम करना है। मतलब 72 यूनिट या 72 ईंटा और उठाना है। और ये 72 ईंटा, यूनिट को हम ईंट समझ लेते हैं, ब्रिक्स है कि नहीं है। और ये जो ईंट है वो कौन उठाएगा? तो दिया हुआ है कि 6 दिनों के बाद बी भी ज्वाइन कर लेता है। मतलब 6 दिन बाद कौन कौन काम कर रहा है? तो ए और बी अब दोनों मिल के काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिल करके जो काम करेंगे आपका, तो अब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? तो 3 यूनिट ए का था, 5 यूनिट बी का था, तो ए प्लस बी मिल गया। तो अब इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई? अब इन दोनों की इफिशियंसी हो गई 8 यूनिट पर डे। मतलब हर दिन अब ये दोनों 8 यूनिट काम करेंगे। टोटल काम 72 यूनिट करना है, हर दिन 8 यूनिट हो रहा है। तो भैया आप बताइए, तो ये 8 यूनिट से अगर भाग दे देंगे हम, मतलब 9 दिन और लगेंगे ए और बी को ये काम करने के लिए। तो ए और बी मिलकर के कितना दिन समय लगाएगा? तो यहाँ पे 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 9 डेज लगाएगा। मतलब एक
6 दिन काम किया, ए और बी 9 दिन काम किया, तब जाकर के 18 यूनिट, और यहां से कितना हो गया 72 यूनिट, 18 और 72 90 यूनिट समाप्त हो गया। तो टोटल काम समाप्त कितने दिनों में हुआ, तो 9 दिन और प्लस 6 दिन, 9 और प्लस 6 मतलब 15 दिनों में यह कार्य समाप्त हो गया। आंसर हो गया 15, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सब लोगों का? चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 71 कि while writing all the natural numbers from 1 to 100 how many times do we write 6? हम लोग 6 कितनी बार लिखते हैं? तो ऐसे ये चीज याद ही कर लेना, फिर भी हम दिखला देते हैं आपको। ऐसे ये चीज आपको याद करना है, ये रट लेना, ये चीज जो अभी बतलाने जा रहे हैं ये आपको रट लेना है आपको। देखिए 6 कितनी बार लिखेंगे, तो एक तो सबसे पहले 6, फिर 16, फिर देखो कितना है 26, फिर 36, फिर 46, 56, 60, अब क्या हो जाएगा 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब क्या हो जाएगा फिर से देखो 76, 86, 96। टोटल 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 15 16 17 18 19 20। तो आंसर तो हो जाएगा 20। और ये याद ही कर लीजिएगा कि 1 से लेकर 100 तक में प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपका, कोई भी संख्या हमेशा 20 बार रिपीट करता है। वो 6 पूछा जाए, वो 4 पूछा जाए, वो 3 पूछा जाए, वो 9 पूछा जाए, हमेशा कितना बार रिपीट करेगा 20 बार रिपीट करेगा। ये चीज हमेशा याद रखना है आप लोगों को। लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है आपसे ना, प्रश्न पूछेगा क्या चीज आपका कि 600 से लेकर 699 तक में बताइए कितना बार 6 आएगा। सवाल ये पूछेगा 6 से लेकर के 699 तक में कितना बार 6 आएगा। तो भैया 100 का गैप है तो 20 बार तो आएगा ही आएगा, लेकिन यह 6 तो यहां पे 100 बार और आएगा। क्यों आएगा, तो 600 में 6 है, 601, 602, 603, 612, 621, 622, 632, 652, हर जगह 6 आएगा। तो यहां पे दिमाग लगाना होगा कि 100 गो में 20 बार तो अंक रिपीट करता ही करता है, लेकिन यहां पे 600 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 120 बार। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में पूछता है। नॉर्मली आप याद रखना कि 1 से 100 तक में कोई भी अंक 6 बार ही आता है, लेकिन कभी कभी कॉमन सेंस में जब सवाल दे देगा तो आंसर 120 बार हो जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है। हमारा अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन शब्दों को एक तर्कपूर्ण क्रम देता है। कौन सा ऐसा है जो इसको एक तर्कपूर्ण क्रम देगा, आपको ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो भाई देखिए तर्कपूर्ण क्रम का अगर हम बात किया जाए, अगर इस पूरे ऑप्शन में प्लांट है, सीड है, स्प्रोट है, ट्री है, क्या है सैपलिंग है, सबसे पहले बीज डालेंगे, मतलब सबसे पहले 2 नंबर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही खत्म हो गया। बीज डालने के बाद क्या होगा, बीज डालने के बाद पौधा नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, अंकुर कोपल, पहले अंकुर होता है, तो 2 के बाद 3, तो 2 के बाद यहाँ 1 है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। ये हो गया दूसरा नंबर। इसके बाद क्या होगा, सैपलिंग होगा, कोपल, फूल जो निकलता है आपका। तो 2 मतलब 2 3 के बाद 5 होना चाहिए, 2 3 के बाद 5 यहाँ पे भी है, 2 3 के बाद 5 यहाँ पे भी है, ये तीसरा हो गया। अब क्या होगा, तो अब पहले पौधा होगा तब ना वृक्ष होगा, मतलब पहले 1 बाद में 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 4 नंबर और ये कितना नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एसएससी में एक सवाल ये बार बार आपको देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। अब ये क्वेश्चन भी याद कर लेना भाई, ये सब ऐसा ऐसा बहुत सारा ट्रिक्स आपको हम बताएंगे जब आप क्लास करेंगे तो, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये जो दिया गया है स्क्वायर आपका, ये देखो इसका जो कॉलम का संख्या है वो भी 4 है, और जो रोज का संख्या है वो भी कितना है आपका 4 है।
मतलब क्या है आपका, तो यह एक सिमेट्रिक डायग्राम है। सिमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें रोज और कॉलम बराबर हो। तो अब उस जगह पे अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपसे पूछा जाए, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर आपस में लिख करके जोड़ दीजिए। तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 4 29 और 31, आंसर कितना हो जाएगा 30। तो देखिए ये कितना आसान तरीका आपको बताया गया। कुछ नहीं करना है, अगर रो और कॉलम बराबर है मतलब समान है, आपको कॉलम और रोज दोनों का दोनों आपको क्या है, समान है आपको, तो आपको क्या करना है, बस स्क्वायर कर देना है और उनको आपस में क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है आपको। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि एक फुटबॉल प्रतियोगिता में 20 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक टीम को हर दूसरी टीम से खेलना है। इस प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को मिलता होगा कि एक क्रिकेट मैच में 20 प्लेयर है, दो टीम या 22 प्लेयर है, आपको ऐसा दे देगा कि 2 टीमों को मिलाकर के 22 प्लेयर है, मैच समाप्त हो गया है और सारे प्लेयर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, शेकिंग ऑफ हैंड्स जिसको बोलते हैं। तो पूछा जाए कितना हैंडशेक होगा। ये बार बार ऐसा सवाल मिलता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, इसको रट लीजिए, फॉर्मूला को रट लीजिए। क्या है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। n का वैल्यू कितना दिया गया 20, सॉल्व करो 20 - 19/2, ये सॉल्व, ये 10 टाइम्स में चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे इंटू है ना भाई, यहाँ पे इंटू है, माफ कीजिएगा, ये इंटू है आपका, है कि नहीं है। तो ये कितना टाइम्स में चला जाएगा, तो 10 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 190, है कि नहीं है। कितना मैच खेलेंगे, तो 190 मैच खेलेगा ये लोग। क्लियर हो गया आपको। ये सब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब जब आप पढ़ेंगे ना तो इसको बहुत एलाबोरेटली आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तत्काल आप ये ऐसे सवालों के लिए ये रट ही लीजिए, ये आपको काम करेगा। एसएससी की परीक्षा में बार बार ये सवाल देखा जाता है आपका। चलिए हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है आपका। अच्छा, ये रैंकिंग का सवाल है आपका। क्या है प्रश्न, थोड़ा हम लोग भी देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया गया है आपका कि 20 टीम्स टेक अ पार्ट, सॉरी हम लोगों को कौन सा क्वेश्चन देखना है, 20 नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोगों को। यहाँ पे देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि कुल 42 छात्र पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। कुल 42 छात्र जो है पूर्व की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। हम मान लेते हैं यह एक पंक्ति है आपका और पूरब की ओर फेस है, पूरब की ओर फेस है, पूरब की ओर फेस है आपका, ऐसे फेस है। तो आप जानते हैं कि अगर ईस्ट में फेस होगा, अगर ए यहाँ पे खड़ा है तो उसका राइट होगा साउथ की तरफ और लेफ्ट होगा किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ये आपने पढ़ा होगा आपने। तब बोला क्या गया कि एक पंक्ति में 42 छात्र पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको। और क्या होता है, दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है। दाहिने छोर से 16th पे नेहा नाम की लड़की है, नेहा नाम की लड़की है। और क्या बोला गया, विनीता बाईं ओर से 26वें स्थान पे है। और बाईं ओर से, अभी देख रहे हो लेफ्ट इसका इधर है तो बायां साइड ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो बाईं ओर से 26वें स्थान पे, 26वें स्थान पे विनीता नाम की लड़की है। सबका फेस किधर की ओर है, तो सबका फेस ईस्ट की ओर है। अब क्या बोला, यदि मंगला नेहा के दाहिने से 7वें स्थान पे है, नेहा के दाहिने, तो अब नेहा मान लो यहां पे है तो दाहिना का मतलब नीचे जाना होगा। और जब नेहा से दाहिना जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इससे कमेगा। 16 के दाहिना जाएंगे तो 15 14 13 12 मिलेगा आपको। और नेहा से दाहिने 7वें स्थान पे मंगला खड़ी है। तो नेहा से दाहिने 7वें स्थान पे अगर मंगला खड़ी है, मतलब मंगला इस छोर से, दाहिने छोर से 16 -7 मतलब 9 पे खड़ी है। कितनी पे खड़ी है, 9 पे खड़ी है। आपको कौन खड़ी है, तो मंगला खड़ी है
किस छोर से, तो दाहिने छोर से 9 पे मंगला खड़ी है। सवाल पूछा गया तो बाएं छोर से मंगला की स्थिति क्या होगी, मतलब उसके विपरीत, दाहिने छोर से मंगला 9वें स्थान पे है और इसके विपरीत से मंगला का स्थान पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस गिवन पोजीशन और +1। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है भाई 42, माइनस मंगला का पोजीशन कितना दिया गया है 9 और प्लस कितना 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34। मतलब मंगला जो है वो बाएं छोर से 34वें स्थान पे है। मंगला बाएं छोर से कितने स्थान पे है, 34वें स्थान पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 34। ये था हमारा रीजनिंग के प्रीलिम्स के वैभव 100 के रीजनिंग के 25 सवालों का, कह सकते हैं कि एलाबोरेट रूप से, बृहद रूप से इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया। बहुत नई चीजों को भी सिखाने का प्रयास किया गया। और जो लोग ये डिस्कशन देख रहे हैं, जिनको भी कहीं दिक्कत हो तो आप हमारे ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं। और सारे ऐसे विद्यार्थियों को जो लोग वैभव 100 के प्रीलिम्स में सेलेक्ट हो गए हैं और मेंस के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप मेंस में सेलेक्ट हो और ये जो क्रांतिकारी पहल हम लोगों ने शुरू किया है उसका हिस्सा बने और वैभव 100 के 100 विद्यार्थियों में चयन हो करके आप अपने परिवार, देश और इस राज्य के सुनहरे भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। इसी शब्दों के साथ बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।